अच्छा, एग्जैक्ट। नाम नहीं आती। हाँ हाँ, चिल मारो। इब्राहिम। मिलती रहेगी। ओके सर। इब्राहिम, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी जी सर, आ रही है। इब्राहिम, अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके सर। हाँ इब्राहिम, लिखो स्पेस फिजिक्स। तुम लोगों को एक ओके जांच सर। पड़नी चाहिए यार, इतना लेट कौन आता है? बैठ जाओ बेटा, कल से लेट आओगे मैं डोर बंद कर दूंगा। एकेडमी में पढ़ने आना है, ठीक है? कल से लेट आओगे मैं डोर बंद कर दूंगा। सारा बेटा, मैं आप सबको नीचे देख के आ रहा हूँ। कल से जो बच्चा लेट आएगा मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जो है ना, इस तरह सीन नहीं है कि यू आर पेइंग और मैं आपको आने दूंगा। आई विल नॉट। कल से जो बच्चा लेट आएगा मैं उसको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। कल मतलब कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में लेट हो गए मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है? अच्छा चलो जी, शुरू करते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो मैं बच्चों से लेता हूँ ना फीस है, उसमें से मोस्टली मेरी बच्चों पे खर्च हो जाती है वर्कशीट में इधर उधर। ठीक है? आज मैंने जो वर्कशीट का बिल दिया है वो तकरीबन कोई 10 बच्चों की फीस के बराबर था। मैंने वर्कशीट जो कॉपी कराई है, ठीक है, पिछले 2 दिन में। मैं तुम्हें अगर यकीन ना है तो दिखा भी देता हूँ। नहीं नहीं, तो कल से ना, कल से तुम लोग टाइम पे नहीं आओगे, मैं तुम लोगों को नहीं आने दूंगा। सिंपल बात। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं। लिखो। ओके सर। अच्छा, हमारा स्पेस फिजिक्स की आज आखिरी क्लास है बेटा, मैंने आज खत्म करवाना है ना। तुम लोग लेट हो गए, मैं खत्म कैसे करवाऊंगा बेटा? आगे A1 की क्लास होती है। अच्छा, स्पेस फिजिक्स आज हमने करना है टॉपिक द यूनिवर्स। जल्दी से लिख दो द यूनिवर्स। हेडिंग दे दी। द यूनिवर्स में सबसे जो पहली चीज हमने लिखनी है वो है, देखिए, नंबर 1, अ लाइट ईयर। क्या लिखना है सबसे पहले? अ लाइट ईयर। अच्छा, आज हम स्पेस फिजिक्स करेंगे खत्म। मंडे को करेंगे इसके पास पेपर, और फ्राइडे को फिर इसका टेस्ट होगा। ठीक है? अच्छा, अ लाइट ईयर। लाइट ईयर टाइम का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है? जल्दी से बताओ। डिस्टेंस। लाइट ईयर, लाइट ईयर सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस traveled by light। लिखते जाओ लिखते जाओ। in 1 year is called a light year। इसको एक बार समझ लो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। अब कुछ मैं ब्लैंक्स देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जरा आप बताएं कितनी होती है? जल्दी बेटा। हाँ, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट लेते हैं। लाइट कराची से इस्लामाबाद कितने बार ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में?
लाइट कराची से इस्लामाबाद कितने बार ट्रेवल करेगी 1 सेकंड में? अच्छा मैं आपको बता देता हूं, कराची से इस्लामाबाद का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। कितना है? 2000 किलोमीटर। लाइट की स्पीड है किलोमीटर्स में, अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखें किलोमीटर में अगर जाएंगे ना 1000 पे डिवाइड हो जाएगा। 300,000 किलोमीटर। अब मैं जो बता रहा हूं केयरफुली सुनना है। लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कराची और इस्लामाबाद का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर पर सेकेंड। 300/2 कितना आ गया? 150। लाइट 1 सेकंड में कराची से इस्लामाबाद 150 टाइम्स ट्रेवल करेगी। तो सोच लो कितना तेज है। कराची से इस्लामाबाद 1 सेकंड में लाइट कितना बार आएगी? 150 टाइम्स। ये कैलकुलेशन कैसे हुई है? कराची से इस्लामाबाद का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, लाइट की जो स्पीड है वो तकरीबन है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितने बार ट्रेवल करेगी? तकरीबन 150 टाइम्स। ठीक है, ये हमने लिख दी लाइट की स्पीड। लिखो 1 ईयर, बेटा लिखते जाओ। 1 ईयर हैज 365 days। 1 ईयर हैज 365 days। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो फाइंड लाइट ईयर, फाइंड लाइट ईयर इन किलोमीटर्स। क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है तो आप उसको किस यूनिट में फाइंड करो? किलोमीटर के यूनिट में। फाइंड लाइट ईयर इन किलोमीटर्स। गिलानी, अगर हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करना है, व्हाट इज द इक्वेशन? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। और डिस्टेंस इज इक्वल टू? क्या बात है, जबरदस्त। लिखो फॉर्मूला फिर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यू हैव टू केयर अबाउट यूनिट्स। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लाइट की स्पीड है तहरीम बेटा 3 × 10⁸, और यूनिट क्या है बेटा इसका? मीटर पर सेकेंड। और टाइम हम डेज में पुट करेंगे या सेकेंड्स में? टाइम हम पुट करेंगे सेकंड्स। सेकेंड्स में। तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे? 365 × 24 × 3600। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा, कोई बच्चा अगर मुझे बता दे। कैलकुलेटर निकाल। 9.4608 एक मल्टीप्लाई टेन सेकंड, की एक पावर सेकंड, इब्राहिम थोड़ा 15। स्लो, इब्राहिम थोड़ा स्लो। इब्राहिम दोबारा बताओ। 9.4608 9.4608 इंटू मल्टीप्लाई 10 10 की पावर पावर 15। 15। बच्चों ये मीटर्स में है। अच्छा, हमें एग्जामिनर ने, तहरीम बेटा, एग्जामिनर ने मीटर में कहा हुआ है या किलोमीटर में कहा हुआ है? किलोमीटर में कहा हुआ है। सो इफ वी कन्वर्ट इट टू किलोमीटर्स क्या बन जाएगा? 9.4608 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या आ जाएगा? 9.461 इंटू 10⁻12, और ये हो जाएगा किलोमीटर्स। दिस इज डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर इन किलोमीटर्स। 1 light year हैज दिस मच किलोमीटर्स। बात समझ आ गई? उसके बाद लिखो नंबर 2। नंबर 2 है, हाउ विल यू फाइंड, थोड़ा क्विक लिखना है। हाउ विल यू फाइंड डिस्टेंसेस, how will you find distances of stars and galaxies which are out of reach? मतलब ये है कि वो वाले गैलेक्सीज जिस पे आप रीच कर ही नहीं सकते उनके आप डिस्टेंसेस कैसे बताते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, आप सही बता रहे हैं। ये जो बच्चा बता रहा है यही आंसर है। वी यूज स्टैंडर्ड कैंडल्स, वी यूज स्टैंडर्ड कैंडल्स। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। स्टैंडर्ड कैंडल्स, सुन लो, मैं आपको ना आसान तरीके से बताता हूँ। जो साइंटिस्ट होते हैं उनका थिंकिंग का वे क्या होता है, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। देखें, अगर मैं इंसानी आवाज सुनता हूं तो मैं इंसान का डिस्टेंस नहीं बता सकता अगर मेरी आंखें बंद हैं। फर्ज करें मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कहां बैठे हैं। अगर आप सब लोग बोलते हैं तो मैं आपका डिस्टेंस नहीं बता सकता। द रीजन बीइंग, ह्यूमन साउंड की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। जो इंसान की आवाज है, फर्ज करें आप मेरी आवाज सुनते हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो मैं आपसे दूर हूं या मैं ऐसा बोल रहा हूं। समझ आ गई बात?
देखिए अगर मेरी आवाज आपको कम सुनाई देती है, दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अगर मैं आपको नजर नहीं आ रहा, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, आप मेरी आवाज सुनते हैं और आपको जज करना है कि मैं कहाँ पे हूं। तो आप जब जज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे या तो टीचर जो है, फर्ज करें मेरी आवाज बहुत क्वाइट थी, तो आप कहेंगे या तो टीचर ऐसा बोल रहा है या टीचर जो है बहुत दूर है। कहोगे या नहीं कहोगे? अब अगर हम कोई ऐसी चीज ले लें जिसकी आवाज की एक स्टैंडर्ड लाउडनेस होती है, उसका डिस्टेंस हम इजीली बता सकते हैं। बताओ ये सुन लो, फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसकी आवाज की लाउडनेस वो खुद चेंज ना कर सकती हो, तो फिर हम उसका डिस्टेंस इजीली बता सकते हैं नहीं बता सकते? बताओ ये सुन लो। अच्छा, अब हमने अपने गैलेक्सी के अंदर कुछ स्टार्स हैं जिनको, मतलब ऐसा हमने किया है कि कुछ स्टार्स हैं जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज नहीं कर सकते, कुछ स्टार्स हैं जो अपनी ब्राइटनेस को समझ आ रही है बात? ऐसे स्टार जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देंगे। ऐसे स्टार जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज नहीं कर सकते, उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड। अच्छा, अब उनको क्यों स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करेंगे? क्योंकि सिंस हमें पता है कि उनकी जो भी हो यही ब्राइटनेस होगी, तो उनकी जो ब्राइटनेस हम तक पहुंचेगी, अगर वो ब्राइटनेस डिम हो गई तो उससे हम क्या जज करेंगे कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड कैंडल्स, क्या कहते हैं उसको? स्टैंडर्ड कैंडल्स। अच्छा, स्टैंडर्ड कैंडल्स और नॉर्मल स्टार्स में क्या फर्क होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान की आवाज सुन के आप उसका डिस्टेंस नहीं बता सकते, क्यों? क्या पता वो ऐसा बोल रहा हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी आवाज कम ज्यादा हो ही नहीं सकती, फर्ज करें मेरा फोन है, मेरा फोन है, अब मैं जिंदगी भर इसकी बेल सुनता रहता हूं और मुझे पता है इसकी बेल इतनी बजेगी। अब मुझे बताओ जब इसकी बेल बजेगी, ये कहीं भी पड़ा है, मैं डिस्टेंस का एक गैस लगा सकता हूं? यस सुन लो। फर्ज करें मेरे फोन की बेल बजती है, फोन का लगा सकता हूं, मूसा आमिर का नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मूसा आमिर जो है वो कभी बोलेगा लाउड, कभी बोलेगा क्वाइट। अगर मेरा मुंह इस तरफ है और मूसा पीछे है मेरे, तो मुझे नहीं पता कि मैं आवाज सुन रहा हूं, मुझे नहीं पता मूसा कितना दूर है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि क्या पता मूसा क्वाइट बोल रहा हो। ठीक है, तो फोन को हम ले सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड, मूसा को नहीं ले सकते। इस समझ आ गई बात? इसी तरह कुछ स्टार्स हैं जिनकी जो लुमिनासिटी होती है, लुमिनासिटी होती है जो ब्राइटनेस वो जनरेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड होती है, चेंज नहीं हो सकती। उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कैंडल्स। स्टैंडर्ड कैंडल्स की दो एग्जांपल्स हैं। एक सुपरनोवा, सुपरनोवा जब भी एक्सप्लोड करेगा उसकी ब्राइटनेस स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। इस वजह से हम उसको यूज करके डिस्टेंस गैस कर सकते हैं। और अगर एक स्टार का डिस्टेंस पता चल जाए तो पूरी गैलेक्सी का वही डिस्टेंस होता है। समझ आ गई बात? यूनिवर्स बहुत बड़ी है, किसी भी गैलेक्सी के अंदर अगर आपने एक स्टार ढूंढ लिया जिसका डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपको पूरी गैलेक्सी का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, और दो स्टार्स हैं जिनको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, एक तो सुपरनोवा, एक क्या? सुपरनोवा। दूसरा स्टार जो हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। इट्स अ ब्लिंकिंग स्टार जो कि बनता सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही है। ये न्यूट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है, आयरन कोर से जो बनता है। और न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ब्लिंकिंग स्टेट में होता है, उसको पल्सार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सार। उसकी जो ब्राइटनेस है उसको यूज करके भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये तुमने पास पेपर में शायद क्वेश्चन किया हुआ है ना? नहीं, ये पास पेपर में है, ये क्वेश्चन ना पास पेपर का है। हाउ विल यू फाइंड डिस्टेंस, हाउ विल यू फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज? बेटा ये पेपर में आ चुका है सवाल। अच्छा, एंड गैलेक्सीज विच आर आउट ऑफ रीच, तो इसका आंसर लिखो, वी विल यूज, वी विल यूज स्टैंडर्ड, थोड़ा तेज लिखना है, standard candles. We will use standard candles. There are two examples of standard candles. There are two examples of standard. आपको स्टैंडर्ड के वर्ड से बात समझ आ रही है ना, कि उसकी हमने ब्राइटनेस को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है ना? देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल्स। पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल। पहली एग्जांपल है जी आपका अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अच्छा, जो सुपरनोवा आते हैं ना वो भी बहुत सारी टाइप के होते हैं। आपके सिलेबस में जिसका आपने नाम लिखना है उसको कहते हैं टाइप 1A। क्या कहते हैं? टाइप 1A, यानी कि ए बी इस तरह इनके नाम होते हैं। जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड कैनल यूज करते हैं वो उसका पूरा नाम होता है अ टाइप, हाँ, 1A सुपरनोवा। यानी कि तुम यूं समझ लो, बात सुनो, बाकी जो स्टार्स होते हैं ना वो बाकी स्टार्स होते हैं एनिमल्स की तरह, जो सुपरनोवा होता है वो फोन की तरह होता है।
बचेगा तो उतना बचेगा। ठीक है, तो उसे गैस कर लेते हैं। नंबर 2, न्यूट्रॉन, अ न्यूट्रॉन स्टार और सीफिड। अब ये क्या बला है? सीफिड एक माई का नाम था, औरत का नाम था। एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, उसने इसको अपना असिस्टेंट रखा था। तो इसने अपनी थ्योरियां देना शुरू कर दी थी। तो इसने वो डाटा, स्टार्स का डाटा निकाल, इसका आप पढ़ सकते हैं ना। सीफिड माई का नाम था, औरत का। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी थी असिस्टेंट। तो उसका जो डाटा था उसको यूज करके इसने कुछ स्टार्स के मतलब थ्योरीज दी थी जो बड़ी एक्यूरेट थी। तो जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं उनको सीफिड वेरिएबल स्टार भी कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ दैट माई, दैट औरत। सीफिड वेरिएबल स्टार। इसका एक और नाम क्या होता है? पल्सार। पल्सार क्यों? क्योंकि ये पल्सेस मारता है, ब्लिंकिंग स्टार होता है। ये क्या होता है? ब्लिंकिंग स्टार, पीरियोडिक पल्सेस, पीरियोडिक ब्लिंकिंग। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कैंडल्स दो हैं, कौन कौन से? न्यूट्रॉन स्टार या फिर टाइप 1a सुपरनोवा। अच्छा, अब वी विल यूज स्टैंडर्ड कैंडल्स। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल्स। अब स्टैंडर्ड कैंडल्स को यूज कैसे करेंगे वो भी लिखना है। लिखो, द डिक्रीज, द डिक्रीज इन ब्राइटनेस। नहीं, हम आसान जबान में लिखें। इन दोनों चीजों की लाइट होती है जिसमें। जी जी जी। एक एक लाइट होगी जो जमीन पे पहुंचेगी, एक वो जो जनरेट करेंगे। असल में तो डिक्रीज देखते हैं ना। द डिक्रीज इन ब्राइटनेस ऑफ लाइट कमिंग कमिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड कैंडल्स, coming from standard candles can be used to estimate their distances. सिर्फ कैंडल, स्टैंडर्ड कैंडल्स की सुपरस्टार्स की और की ना ना, सिर्फ स्टैंडर्ड कैंडल की। लेकिन स्टैंडर्ड कैंडल की जब पता चल जाएगी तो वो गैलेक्सी डिस्कवर हो जाएगी। जैसे हम हर एक गैलेक्सी में एक स्टैंडर्ड कैंडल ढूंढेंगे। जब गैलेक्सी के अंदर स्टैंडर्ड कैंडल मिल गया तो फिर वो, फर्ज करें आप सबकी जेब में फोन पड़े हुए हैं, तो जिसका फोन बजेगा मुझे उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। तो हम हर गैलेक्सी में स्टैंडर्ड कैंडल को ढूंढेंगे, उससे हमें गैलेक्सी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, इसके बाद दो डेफिनेशंस हैं जो आपने फटाफट लिखी हैं। इस तरफ लिखो लुमिनासिटी। बेटा जल्दी से बताओ क्या कहना चाह रहे हो? लुमिनासिटी का सिंबल होता है एल। आपने बोला कि we can use a type 1a supernova as a standard candle, ठीक है? हाँ तो हाँ। सर सुपरनोवा तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ना, तो हम लोग नहीं तो नहीं, हम सुपरनोवा, सुपरनोवा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते। सुपरनोवा, हम्म, सुपरनोवा की फॉर्मेशन इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, मैथ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपका अनप्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है, पहले ये बताएं। सर मतलब कि like we can't tell when it's happening, right? Okay, we cannot tell, but when it's happening, we can see that. We cannot tell when it will happen. लेकिन जहां पे हो रहा है वो तो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं ना। तो No, sir, I mean what categorizes a type 1 supernova? व्हाट कैटेगराइजेस, वो हम जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका कलर, रेडिएशन से जज करते हैं। बेटा हर एक स्टार की डिफरेंट लाइट होती है, डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं। तो जैसे ब्लू स्टार, व्हाइट स्टार, इवन जो ब्लू स्टार्स हैं उसकी लाइट भी स्टार टू स्टार वेरी करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हाँ बताओ। ना, नहीं है सेम। तो ब्राइटनेस बेटा बात सुनो, जो स्टार की सरफेस पे ब्राइटनेस होती है उसको लुमिनासिटी कहते हैं। लुमिनासिटी इज द ब्राइटनेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द स्टार। बेटा स्टार की सरफेस पे जो ब्राइटनेस है, यानी कि सूरज ने जो पावर जनरेट की उसको हम कहते हैं लुमिनासिटी। जो हम तक पहुंचती है वो लुमिनासिटी नहीं है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया फिर वो लुमिनासिटी नहीं रहती। लुमिनासिटी जितना वो जनरेट करती है वो हाँ हाँ, जितना ओवरऑल जनरेट करती है वो लुमिनासिटी है। और तुम बीच में ना वो लुक में ना दो। अच्छा, लुमिनासिटी, और राइट पे लिख दो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। रेडियंट फ्लक्स, बेटा ना करो मूसा, इंटेंसिटी। मैं आपको आसान जबान में बता देता हूं। स्टार की टोटल पावर ऑफ रेडिएशन लुमिनासिटी,
और जो रिसीव होती है कहीं पे भी वो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। जो हम रिसीव करते हैं वो क्या होती है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। और जो स्टार ओवरऑल जनरेट करते हैं वो लुमिनोसिटी। ठीक है, तो लुमिनोसिटी होती है, ये वाला पॉइंट दोबारा समझा देंगे? लिखवाऊंगा अभी बेटा। पावर, नहीं, मैं क्यों दोबारा एक दफा समझा दें। कौन सा, लुमिनोसिटी और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। जी। तो जब लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा भी साथ ना। टोटल पावर, टोटल पावर ऑफ, total power of radiations, total power of radiations generated, total power of radiations generated by a star is called its luminosity। एक बार देख लो, total power of radiations generated by a star is called its luminosity। कोई कंफ्यूजन, Star its surface लिख सकते जरूरत नहीं है, लेकिन सही तो है। जरूरत नहीं है। जो पावर जनरेटेड होती है वो रहती उतनी ही है। सरफेस वो समझाने के लिए बताया था, सरफेस लिखोगे नंबर कट जाएंगे, वो सिर्फ समझाने के लिए था, वो डिफरेंशिएट करने के लिए था। अच्छा अब लिखो, अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो टोटल पावर होती है ना वो हर जगह पे होती उतनी है लेकिन फैल जाती है। जमीन पे पहुंचते पहुंचते वो फैल जाएगी ना, जमीन सारी तो रिसीव नहीं करेगी, सारी जो है वो फैल जाएगी। अच्छा, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी लिखो, पावर ऑफ रेडिएशंस, power of radiations received per unit area, power of radiation received per unit area। और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का सिंबल हम यूज करेंगे F, ये साथ लिख दो। अच्छा, लुमिनोसिटी का सिंबल क्या होगा, L। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का सिंबल F। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला लिखना है, लिखो डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, डिस्टेंस of a star, distance of a star is equal to, बेटा बात सुनो, ये फॉर्मूला लिख लो ना, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार इज इक्वल टू L ओवर 4 पाई F उसका अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है, फिर से बताऊं या आगे समझ। यार देखो, डिस्टेंस ऑफ अ स्टार क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लुमिनोसिटी ओवर 4 पाई टाइम्स रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। समझ आ गई बात। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आप A2 में पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आप पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे, A2 में। अभी बस यूज करना है, अभी यही फायदा है कि जब क्वेश्चन मिलेगा हम सॉल्व कर देंगे। लिख दिया। अच्छा, ये बात हो गई स्टैंडर्ड कैंडल्स की और बाकी सारी बात हो गई। अब आगे चलें, अब अगली हेडिंग लिखें डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट की एक जनरल डेफिनेशन, अगर वेव्स का कोई सोर्स मूव करना शुरू कर दे तो उसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो रिसीवर पे जो रिसीव होती है वो चेंज हो जाती है। ट्रैफिक वाले जो लोग खड़े होते हैं वो जो कैमरा यूज करते हैं वो डॉपलर कैमरा होता है। जो बच्चे की मूवमेंट को जज करते हैं पेट के अंदर वो भी डॉपलर के थ्रू करते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं या वहां पे बैठे हो तो वो कहेंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, डॉपलर जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बच्चे की मूवमेंट बताता है। फर्ज करें बच्चा जिंदा है, मर गया है, कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी है, उसकी मूवमेंट्स को जज करने के लिए, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसकी अगर हमने हार्ट बीट्स, उसकी चीजों को जज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अच्छा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है, फर्ज करें मेरा हाथ है ना, अगर मैं अपना हाथ हिलाना शुरू कर दूं तो इससे जो वेव्स रिसीव होंगी उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करेगी। बेसिकली फर्ज करें हम एक एम्बुलेंस की बात करते हैं, एम्बुलेंस की जो मूवमेंट होती है वो उसकी जो साउंड है उससे जज की जा सकती है। सो सिग्नल्स कैन बी यूज टू जज द मूवमेंट यूजिंग डॉपलर इफेक्ट, यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई सिग्नल का सोर्स मूवमेंट में चला जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो जाती है। अगर कोई चीज हमारी तरफ आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कोई चीज हमसे दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का कम ज्यादा होना हमें क्या बताएगा, उसकी मूवमेंट या उसकी स्पीड बताएगा।
तो डॉपलर इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन लिखो। लिखो अ रिलेटिव मोशन क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक चीज मूव कर रही है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है। रिलेटिव मोशन होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी मूव करेगा तो रिलेटिव मोशन होगा। अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, a relative motion between the source and the observer will cause a change of wavelength and frequency of waves received. Will cause a change of wavelength and frequency of waves received. बात समझ आ गई? ठीक है। अब डॉपलर इफेक्ट की दो टाइप्स होती हैं। इस तरफ लिखें डॉपलर रेड शिफ्ट, डॉपलर रेड शिफ्ट, और इस तरफ लिखें डॉपलर ब्लू शिफ्ट। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कम होने को कहते हैं रेड शिफ्ट, ज्यादा होने को कहते हैं ब्लू शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने को कहते हैं रेड शिफ्ट, कम होने को कहते हैं ब्लू शिफ्ट। समझ आ गई बात? ज्यादा होगी तो रेड शिफ्ट, कम होगी तो ब्लू शिफ्ट। आप कह सकते हैं क्यों? क्योंकि रेड और ब्लू कलर को हमने लिया हुआ है स्टैंडर्ड। रेड हैज अ हायर वेवलेंथ, रेड हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, एंड ब्लू हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो हम उसको कहेंगे ब्लू शिफ्ट, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसको हम कहेंगे रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट के नीचे लिखो, डॉपलर रेड शिफ्ट के नीचे लिखें whenever a source of light, अब यहां पे सिर्फ लाइट की बात करेंगे। whenever a source of light, अली भाई 5 बजे टाइम होता है, ये इस तरह तो काम नहीं चलता ना। अच्छा, whenever a source of light or radiations, source of light or radiations moves, whenever a source of light or radiations moves away from the observer, यहां पे ऑब्जर्वर की जगह आप बेशक अर्थ लिख दो आपकी अपनी समझ के लिए। whenever a source of light or radiations moves away from the observer, that is the earth, then the observed frequency, or wavelength will be, इसकी ऑब्जर्व की जगह रिसीव भी लिख सकते हैं, will be longer, सॉरी, यहां पे ना फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से कोई एक लिखना है। अगर आपने पूरा सेंटेंस अभी नहीं लिखा, दोनों नहीं लिख सकते ना, एक का लिखो अभी। देन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर, वो भी लिखवा देते हैं। एंड द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? विल बी लॉन्गर, longer. विल बी लॉन्गर। बेटा यहां से आगे फिर नेक्स्ट क्लास, मंडे वाले दिन Thank you, sir. हमारा Allah Hafiz, टॉपिक भी sir. खत्म हो जाएगा और पास पेपर शुरू कर देंगे। ठीक है जी बच्चों, Okay, sir. Allah Hafiz, sir. मंडे वाले दिन टॉपिक खत्म और पास पेपर शुरू। अभी आप भाग सकते हैं। वैसे मैं वीकेंड पे इसकी वर्कशीट्स ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन उनके वीडियो सॉल्यूशन साथ होंगे। गिलानी साहब कोई क्वेश्चन है आपका? चलें, क्या चीज? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि गाड़ी तुम्हारी तरफ मूव करे या तुम गाड़ी की तरफ।
देखो either way यानी कि if the distance between the two objects is changing irrespective of who is moving that is called relative motion। अगर दो गाड़ियां एक जैसा मोशन करें तो उनका रिलेटिव मोशन जीरो होगा। समझ आइए बात। फर्क है एक गाड़ी आगे जा रही है एक पीछे है, लेकिन दोनों का जो मूवमेंट का वे है वो एक जैसा है तो उनका रिलेटिव मोशन जीरो होगा। बच्चों अब A1 की क्लास है तो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम शुरू करेंगे इस क्लास में न्यूक्लियर बैकवर्ड जाएंगे। इस क्लास में स्पेस फिजिक्स खत्म, इसके पास पेपर, फिर उसका टेस्ट, फिर न्यूक्लियर। हाँ 6 बजे वाली में आगे की तरफ, इसमें पीछे की तरफ। सर जी बेटा। सर मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जी जी आप पूछें बेटा। सर अभी ना वो रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रही है ना पेपर्स की, तो मैंने पूछना था कि आप जीसी प्रेफर करते हैं या फिर आईजीसीएसई। यार अगर तुमने एडमिशन भेजना है तो एक फर्क है, आईजी में एमसीक्यूज का टाइम कम, गो विद जीसीएसई। मेरे ख्याल से आईजी में थोड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। आईजी में यार टाइम का थोड़ा सा मसला होता है, जैसे जीसीएसई के पेपर में ना टाइम ज्यादा होता है। एमसीक्यूज का मेन फर्क है। तुम एक काम करो, दोनों के एमसीक्यूज का टाइम देख लो, उसकी बेसिस पे डिसाइड करो। सर इसमें पेपर डिफिकल्टी वो तो नहीं होता कोई डिफरेंट वगैरह। नहीं नहीं पेपर की डिफिकल्टी सेम होगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो आईजी है ना उसका एमसीक्यूज का टाइम थोड़ा कम है। तुम मुझे आज का दिन दे दो, मैं ग्रुप में ना दोनों का कंपैरिजन भेज दूंगा। तुम आज फिर ना करो ना, कल कर लो है। मुझे सिर्फ ओके आज ओके का सर। दिन दे दो, मैं आज दोनों का कंपैरिजन ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक हाँ हाँ। यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
उसमें फिर उसमें एडमिशन ऑफिस में। जहाँ पे तुम आते हो ना, तो जहाँ पे तुम फीसें वगैरह पे करते हो वहां पे, जहाँ पे कंप्यूटर रखे हैं बंदे बैठे हुए हैं, तकीर साहब। हाँ, ठीक है सर। एडमिशन वो भेजते हैं, वो तुम्हें सारा पूरा गाइड करेंगे, कौन सा बॉक्स टिक करना है, फॉर्म फिल करना है, बॉक्स कौन सा फिल करना है, वो सारा तुम्हें बताएंगे। और अगर तुम्हें पता ना चले फिर मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें एक ऑनलाइन वाला बंदा बताऊंगा। हम्म। ये कैम्ब्रिज के एडमिशन भेजना भी एक प्रॉपर पूरा काम होता है। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं डायनामिक्स, और मैंने ग्रुप के अंदर आपको, क्या नाम है इसका, वर्कशीट थोड़ी बहुत भेज दी हैं डायनामिक्स की, और नोट्स भी भेज दिए हैं। तो अभी हम डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अली भाई जरा लिंक भेज दीजिएगा। रियान फारूक, आई थिंक हमने डायनामिक्स शुरू किया हुआ है।